तुमको स्क्रीन और वॉइस दिख रहा है? एक बार स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में डीसीटी और आईसीटी पढ़ लिया था ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये सब पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। ध्यान दो सब लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, इसका क्या मतलब है? मान लो कोई भी दो कर्व है, मैं इन जनरल कर्व के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक कर्व है C1 और एक कर्व है हमारे पास C2, ठीक है। तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट से पॉइंट P। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, जितने भी होंगे, मतलब जैसे अभी इस केस में एक है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे एक मैंने ये टेंजेंट बना दी T1, सो T1 इज टेंजेंट टू कर्व C1 एट पॉइंट P और T2 इज टेंजेंट टू कर्व C2 एट पॉइंट P। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसे थीटा। अगर एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो उस पे कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई थीटा ले रहे हैं या पाई माइनस थीटा ले रहे हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि हमें क्या लेना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल अगर बोल रहा है, या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स बोल रहा है, तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दोनों की टेंजेंट बना दो, उन दोनों के जो बीच का एंगल है। ठीक है, सो हम इसको डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स at point of intersection of two curves is angle of intersection. ठीक है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सबको समझ आ गया कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बेटा अपने माइक को बंद करो पवन। जो भी, जहां पे भी मतलब दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने बोला ये दो कर्व है मेरे पास, से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक मैं पैराबोला बना रहा हूँ ऐसा, तो मैंने कुछ ऐसा पैराबोला बना दिया। ठीक है, एक पैराबोला मैंने कुछ ऐसा बना दिया। तो ये मान लो दो पॉइंट पे कट कर रहा है P और Q पे। तो अगर मैं बोलूंगा इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो एक तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है, एक टेंजेंट ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे एक टेंजेंट हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी और एक टेंजेंट हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो भी थीटा आएगा वो डिपेंडिंग अपॉन द कर्व्स, ठीक है, वो जो होगा वो एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक थीटा है और एक 90 है, थीटा निकाला जा सकता है। डेफिनेशन क्लियर होगी? जितने भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनाइए, उनके जो बीच का एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स is same as
एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज सेम एज एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स। ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कैसे होगा? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज सेम एज एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स। माइक से भी बोल सकते हो आप या चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है हाउ वी कैन से दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज सेम एज एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स? ऑब्वियसली टू द सेम कर्व्स, जो कर्व हैं उनकी ही बात कर रहे हैं हम। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो ये हमारी कोई एक टेंजेंट है T1, ठीक है, और ये हमारी एक टेंजेंट है T2, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती थी? एट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P देयर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P देयर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विच इज नोन एज नॉर्मल। तो अब T1 के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी मेरी, तो ये थीटा है, ये मतलब 90 नहीं है, ये वाला जो एंगल है ये तो थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो ये मेरी टेंजेंट T1 हो गई और एक टेंजेंट मेरी T2 हो गई। मान लो ये किसी कर्व के ऊपर है, किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब जो नॉर्मल मेरे को यहाँ पे बनानी है इस पॉइंट पे, वो मैं थोड़ी सी अलग से बना रहा हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे नॉर्मल बना दी। ठीक है, देखो जो लाइन T1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और T2 के परपेंडिकुलर है, उसको अगर आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो आपके एंगल में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे एक N1 बना दी, और ऐसे एक इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दी, और ये हमारी N2 हो गई। तो T1 के परपेंडिकुलर लाइन है N1, T2 के परपेंडिकुलर लाइन है N2। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखो, N1 और N2 के बीच के अगर एंगल की बात करूं, तो ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 360 होता है, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। तो दिस एंगल विल बी थीटा। तो अगर मैं T1 T2 के बीच का एक्यूट एंगल की बात करता हूँ, अगर वो थीटा है, तो N1 N2 के बीच का एक्यूट एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा ना। देखो ये N2 लाइन है, ये N1 लाइन है, तो N2 और N1 के बीच का एंगल भी कितना हो गया? थीटा। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं, जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है वही उनके नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब आप बोलोगे सर N1 तो ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों नहीं चाहिए? देखो, अगर मान लो कोई T1 है आपकी, और इस पॉइंट पे आपकी नॉर्मल N1 है किसी पॉइंट P पे, इसको अगर आप इसके पैरेलल लेके जाते रहोगे तो उसके एंगल में कोई चेंज थोड़ी आएगा। तो अगर कभी भी दो स्लोप के बीच का एंगल कुछ है, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी क्या रहेगा? वो सेम, मतलब मतलब कोई भी दो लाइंस हैं, अगर उनके बीच का एंगल कुछ है, अगर उनके पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लोगे तो एंगल सेम ही तो रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार ऑल क्लियर करो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। देखो, मैंने ये बताया कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो दो नॉर्मल के बीच का भी एक्यूट एंगल थीटा ही होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन N1, T1 के परपेंडिकुलर लाइन N1 आ गई, T2 के परपेंडिकुलर लाइन N2 आ गई। अब इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। तो इस कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो अगर ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। तो N1 और N2 के बीच का एंगल तो थीटा ही हुआ ना, जो T1 और T2 के बीच का एंगल था। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इसका यूज होगा ना सर्कल में। अभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला कहाँ है सर्कल का? अभी तो हमने क्या निकाला है? अभी तो डेफिनेशन बताई है, और आपको ये बताया कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट while finding the angle of intersection using tangents, मतलब यूजिंग टेंजेंट, वो कई बार क्या होगा ना, हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए बेटर होगा कि हम नॉर्मल के बीच में निकालें। और सर्कल के लिए जो नॉर्मल होती है उसके सेंटर से पास कर रही होती है, ये भी आपको बताया था। तो वो इजी हो जाता है सर्कल के केस में ना, इसीलिए आपको ये पॉइंट भी बताया। चलो, अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स निकालते हैं। तो मान लो दो सर्कल हैं, एक सर्कल C1 है और एक सर्कल C2 है। देयर इज अ सर्कल C1 और देयर इज अ सर्कल C2। ठीक है, तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे और ऐसे।
ठीक है। तो अब देखो ये दोनों सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पी पे कर रहे हैं और क्यू पे कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल में सिमेट्री है। जैसा सर्कल आपको C1 C2 के ऊपर दिख रहा है वैसे सर्कल C1 C2 के नीचे दिखेगा, C1 C2 लाइन के। ठीक है, तो जो एंगल ऊपर आएगा वही एंगल नीचे आएगा। बट ऐसा हर किसी कर्व में नहीं है। जैसे पैराबोला में आपने देखा था, ऐसा नहीं होगा कि जो एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दूसरी जगह पे भी होगा, ऐसा नहीं होगा। बस सर्कल में ऐसा है, क्योंकि सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ठीक है। अब मैंने क्या किया, PC1 इज नॉर्मल वन, PC1 नॉर्मल वन है, मेरे को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स निकालूंगा। सो PC1 इज नॉर्मल वन, PC2 इज नॉर्मल टू, सो दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल मेरा थीटा हो गया, ये मेरा रेडियस वन हो गया, ये मेरा रेडियस टू हो गया। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को एंगल बिटवीन और ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स को हम डी मान लेते हैं। तो मेरे को थीटा ही तो निकालना है बेटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between two circles is theta. थीटा ओनली, और थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है। तो इसमें ना एक कोसाइन रूल होता है, अगर आपको शायद मैंने कभी पहले बताया हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे ना, इसी साइड में लिख देते हैं। सो मान लो ट्राइंगल EBC है, दो रूल होते हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल, दोनों यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है। डिराइव नहीं कर रहे हैं अभी, उतना टाइम नहीं है, कभी डिराइव भी करा दूंगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। से देर इज अ ट्राइंगल ABC, एंगल A एंगल B एंगल C। ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b से, सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c से। सो पहला तो है साइन रूल। साइन रूल होता है ए बाय साइन ए बाय साइन कैपिटल ए, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हो गया ट्राइंगल ABC के बारे में बात। ठीक है। जो कि साइन रूल है, इसको साइन रूल बोलते हैं। साइन के ऊपर रूल है इसीलिए इसको साइन रूल बोला जाता है। ठीक है। एक कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल क्या कहता है, कॉस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। सिंपल सा रूल है, अगर आप कॉस ऑफ एंगल A लेंगे तो जो उसकी ऑपोजिट साइड है वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2BC आता है, डिराइव भी हो जाता है ये। सिमिलरली कॉस B जो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2AC होता है। कॉस ऑफ C जो होगा उसमें माइनस सी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है। तो ये दोनों आपको साइन रूल और कोसाइन रूल याद कर लेना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले याद किए थे, क्योंकि काफी कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं। तो सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल PC1 C2 वी कैन राइट cos थीटा। cos थीटा विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जो कि हमें क्या बता देगा, cos ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल के थीटा निकाल सकते हो। अभी तक जो बताया वो क्लियर है? स्क्रीन सबको क्लियर है? किसी को लैग तो नहीं कर रही स्क्रीन? बताइए मुझे। क्लियर है सर। ओके। नो लैगिंग। ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं, अभी फिर लैग होगी तो मैं इसको नेटवर्क शिफ्ट करता हूँ। अभी अभी सुनते रहो सब लोग। ठीक है। अच्छा, अब आप सबको ये क्लियर हो गया कि मतलब जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना कैसे है। तो सिंपल सा कोसाइन रूल याद रखो, बाकी डायग्राम बनाना है, नॉर्मल्स के बीच का एंगल आपको निकालना रहेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब अगर आपको देखो सर्कल की इक्वेशन पता है तो ये मतलब कोई बहुत बड़ी मतलब मुश्किल सी चीज नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। रेडियस आपको पता होंगे, सेंटर्स पता होंगे, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा, cos थीटा आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मतलब इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, कंसीडरिंग आपने मान लो कि अगर S1 की इक्वेशन को मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है। S2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये दो सर्कल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल हो गए। अब इसका एक का रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। दूसरे का क्या होगा, अंडर रूट ऑफ G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। डी क्या हो जाएगा, माइनस F1 और माइनस G2 F2, और उसके हिसाब से आप वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ये। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है इसमें वो आता है ऑर्थोगोनैलिटी का। मतलब टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन वी कैन से दैट टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये काफी जगह यूज भी होता है। तो दो कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल तब बोलते हैं जब एट ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। दोबारा से सुनो, एट ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ गया ना? तो जैसे मान लो, मैं अभी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल if at all points of intersection The screen is lagging. okay, I'm resharing. So देखो, two curves are said to be orthogonal if at all point of intersection their angle of intersection is 90 degrees. ठीक है, two curves are said to be orthogonal if at all point of intersection their angle of intersection is 90 सर फिर लैग कर रही है स्क्रीन बार बार। okay. No, sir, all fine. ठीक है, कोई नहीं, कुछ बच्चों का हो सकता है लैग कर रहा हूँ। मैं अभी चेंज कर रहा हूँ एक बार नेटवर्क को। हाँ, अभी देखो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया, देखते हैं अभी सही चलती है कि नहीं। ठीक है, चलो सुनो, अब ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हमें पता चल गया कि भाई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, दो कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब एट ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखना है सारे पॉइंट्स पे, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसे वही सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक मेरे पास से पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो समझना, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। सो दिस कर्व इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, और ये वाला जो कर्व होगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा। सो दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दीस टू कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, तो दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल। वो मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको, दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट पे तो इन दोनों का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री आ रहा है इस पॉइंट पे तो। ठीक है, अब मान लो अगर एक जगह पे भी 90 डिग्री नहीं आया तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो 90 डिग्री आ रहा है, बट इस पॉइंट पे उसका 90 डिग्री एंगल नहीं आएगा, वो देखने पे भी हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अब वो एंगल कैसे निकालना है? अब क्वेश्चन आएगा सर पी और क्यू पॉइंट पे एंगल कैसे निकालेंगे? सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट पी इज 90 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट क्यू निकालना है हमें। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट क्यू, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 4a, आ जाएगा, देखने में समझ आ रहा है? जैसे आप क्या करो, x की वैल्यू, y की वैल्यू x स्क्वायर बाय 4 यहाँ डाल दो, तो आ जाएगा x की पावर 4 बाय 16, तो 64 a क्यूब हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 0 0 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा, अब देखना मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल रहा हूँ। एक कर्व है मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट q व्हिच इज 4a। ठीक है, अब देखो, लाइन के लिए आपको स्लोप निकालना आता है, वो नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट होता था। वहीं पे मैंने आपको बताया था किसी भी कर्व के लिए आपको स्लोप कैसे निकालना है, dy बाय dx से निकलता है। ठीक है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है उस पॉइंट के ऊपर।
ठीक है, तो अगर मेरे को स्लोप निकालना है इस पॉइंट के ऊपर तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स निकालूंगा। जैसे इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 2x बाय 4a, तो मेरे पास आ जाएगा x बाय 2a। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा 2y dy बाई डी एक्स, तो ये मेरे पास 4a के बराबर आएगा। तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो 2a बाय y के बराबर आएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व 1 एट पॉइंट p एट पॉइंट q सॉरी, तो वो किसके बराबर है, x की जगह 4a रख दो, 4a बाय 2a, तो ये कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। स्लोप ऑफ कर्व 2 एट पॉइंट q, इसमें भी 4a रखोगे तो ये 1 बाय 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस हाफ तो है नहीं, -1 नहीं है, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं है, 1 आ रहा है एक्चुअली में। तो tan थीटा अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 2 - 1 बाय 2 अपॉन 1 + 2 × 1 बाय 2, यार 3 बाय 4। ठीक है, तो tan थीटा इज 3 बाय 4, मतलब एंगल एट पॉइंट q इज tan इनवर्स 3 बाय 4। तो क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं हुआ इसलिए these two curves are not orthogonal। ठीक है, hence these two curves are not orthogonal, hence these two curves are not orthogonal। बात समझ आ गई सबको? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू mx, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब m वेरिएबल है, ऐसे ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक तो सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को हम हमेशा y इज इक्वल टू mx लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी स्क्रीन लैग हो रही है वो थोड़ा सा वेट करो बेटा, आ जाएगा अपने आप। मतलब मेरे को तो सही सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, अभी सुनते रहो सब लोग। तो देयर इज अ सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और देयर इज अ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया और माइनस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तो सर्कल बना लिया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास r कॉमा 0 हो गया, ये 0 कॉमा r हो गया। ठीक है, तो एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस r कॉमा 0 है और 0 कॉमा r है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो सर्कल है और y इज इक्वल टू mx है, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपने ये लाइन बना दी y इज इक्वल टू mx वाली। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx तो खुद की टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल की टेंजेंट क्या आएगी, इस पॉइंट पे अगर मान लेते हैं तो ये हमारी सर्कल की टेंजेंट हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। होता है, ये वो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे और ये नॉर्मल है, ओरिजिन से जो पास करेगी लाइन दैट विल बी नॉर्मल, तो 90 डिग्री तो होगा। ठीक है, बाकी दूसरा आप चेक कर सकते हो किसी पॉइंट के ऊपर dy by dx of curve 1 at point P into dy by dx of curve 2 at point P, this should be equal to -1, ये होना चाहिए। अगर ये होल्ड करेगा इसका मतलब है हमारे ये जो दोनों कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो dy by dx of curve 1 at point P into dy by dx of curve 2 at point P, this should be equal to -1। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं आगे इसके। अब इसमें चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये मेरा कर्व 1 है और से वाई इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो मेरा कर्व 2 है। तो इसका डी वाई डी एक्स निकालो। तो इसका डी वाई डी एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा
वो क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाय वाई के बराबर आ जाएगा। मान लेते हैं पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 एट पॉइंट p इज माइनस x1 बाय y1। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स इसका किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो y1 इज इक्वल टू mx1 होगा। तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी y1 बाय x1। तो dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 एट पॉइंट p इज इक्वल टू y1 बाय x1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें, तो dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 एट पॉइंट p इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 एट पॉइंट p, दिस शुड बी इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -1। आगे बात समझ में आ गई कि ये दोनों कर्व हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। तो y इज इक्वल टू mx एंड xk प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आप कोई भी लाइन बनाओगे इक्वल टू mx की, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कोई भी टेंजेंट बनाओगे वो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। हेंस दीस टू कर्व्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ठीक है, नाउ हमें हमें तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी कि भाई ऑर्थोगोनैलिटी, क्योंकि आगे ना 12th में भी एक चैप्टर आता है उसमें भी यूज होता है इसका। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करनी है। हमारे लिए अभी इस चैप्टर में कंसर्न है ओनली बेस्ड ऑन सर्कल, मतलब हमें सर्कल की ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है, और सर्कल के लिए, दो सर्कल के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो दो सर्कल के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो विच इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। तो उसकी क्या कंडीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होगी। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, तो टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन दे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। तो मान लेते हैं जैसे दो सर्कल हैं, की सिमेट्री होती है सर्कल में, तो ये मान लेते हैं हमारा C1 C2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री। थोड़ा सिंपल सा है ये तो, हमने तो फॉर्मूला निकाल ही लिया था अभी, तो ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये R1 है, ये R2 है, और ये D है। ठीक है, वही सेम जनरल सर्कल की क्वेश्चन मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ दिस इज S1 0, दिस इज S2 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सर्कल 1 जो है उसका रेडियस क्या आ जाएगा, कोसाइन वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 2R1 R2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब आप थीटा अगर 90 डिग्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 90 इज 0, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। ठीक है, अब हम वो कंडीशन लगा देते हैं, तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 दिस इज R1 स्क्वायर, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 दिस इज R2 स्क्वायर। अब D क्या आएगा, जो C1 C2 है, C1 इज माइनस G1 माइनस F1 माइनस G2 माइनस F2। तो G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन आती है ऑर्थोगोनैलिटी फॉर टू सर्कल्स के लिए, फिर माइनस G1 माइनस G2, हाँ वो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी। तो -G1 माइनस F1 सेंटर 1 हो गया, -G2 माइनस F2 सेंटर 2 हो गया। ठीक है, रेडियस आप जानते हैं, उसको लगाकर ये कंडीशन आ जाए। अभी इसको ध्यान में रखना है आपको कि 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। जब ऑर्थोगोनल बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये ऊपर अगर 90 बनाएगा तो यहाँ पे नीचे भी क्या बनाएगा 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, क्योंकि सिमेट्री है सर्कल में। मतलब भाई ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। प्रणव आपका नेटवर्क सही नहीं लग रहा, क्योंकि बाकी सबको तो क्लियर दिख रहा है, तो आप एक बार रीज्वाइन करो मीटिंग या लोकेशन चेंज करो अपनी।
बाकी सबको तो क्लियर है? किसी को और स्क्रीन लैग फील हो रहा है तो बताइए मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब देखेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स आप सब लोगों को क्लियर हो गया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब इसमें, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। चलो ठीक है, अब सुनो रेडिकल एक्सिस के बारे में सुनो। अच्छा, अब रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास दो सर्कल होने चाहिए। ठीक है, और दो सर्कल के रिस्पेक्ट में हम एक लोकस डिफाइन करते हैं सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू गिवन सर्कल इज इक्वल। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक सर्कल है मेरे पास, दिस सर्कल इज S1 इक्वल टू 0। ठीक है, देयर इज अनदर सर्कल से S2 इक्वल टू 0। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, सुनो ध्यान से, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट के ऊपर क्या क्या था, कौन कौन से लोकस हैं? डायरेक्टर सर्कल है पहले, जिसमें टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पोल पोलर है, जिसमें याद है पोलर पे आपके पास टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हैं सीकेंट के एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, ऐसे रेडिकल एक्सिस भी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा तभी अलग नाम दे रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस में क्या है कि दो सर्कल हैं, ठीक है, दोनों सर्कल के ऊपर एक एक टेंजेंट बनाएंगे फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू गिवन सर्कल जो है वो इक्वल होगी। कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो ये पॉइंट P है, तो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाई से PT1। ठीक है, यहाँ से मैंने एक और टेंजेंट बनाई PT2। ये PT1 और PT2 की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो देखने भी आओगे, समझ आ रहा होगा, यहाँ पे पॉसिबल होगा, इधर भी तो आ जाएगा ये पॉइंट, इधर भी तो पॉसिबल होगा। मान लो एक टेंजेंट आपकी ऐसे गई, ठीक है, तो ये P1 मान लेते हैं, ऐसे P2 से गई, तो ये मान लेते हैं इसे X1 और इसको मान लेते हैं इसे X2। ठीक है, इधर भी आ जाएगा एक पॉइंट जहां से ऐसे होगा कि ये टेंजेंट जाएगी और ये टेंजेंट जाएगी PN। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, तो ये मान लो कि से N2 और ये हो गया हमारे पास N1। समझ गए? लेंथ ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल। तो जब आप इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे आती है उसकी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स such that point of intersection of tangents to two circles such that length of tangent are equal is radial axis. लोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना चाहिए मुझे प्रिसाइजली।
ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू टू गिवन सर्कल सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है, इज रेडिकल एक्सिस। डायग्राम से समझ आ रहा है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा h, के, इसी का तो लोकस निकालना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो h, के अगर आप लेते हो तो जो अब हमें क्या करना है लोकस निकालने के लिए, pt1 इज इक्वल टू pt2 करना है। ये तो हम चाहते हैं pt1 इज इक्वल टू pt2। तो ये जो लेंथ आएगी ये अंडर रूट s1 आ जाएगी और ये लेंथ आएगी अंडर रूट s2। पता है ये सबको, अंडर रूट s1 और अंडर रूट s2। ठीक है, तो अंडर रूट s1 इज द लेंथ ऑफ, देखो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन मैंने ये बताई कि भाई टेंजेंट्स के पॉइंट, दो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन आएगा एक पॉइंट के ऊपर, बट उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट हैं जैसे pt1 pt2 है, इन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। p2 x1 p2 x2 की लेंथ बराबर होनी चाहिए, pn n1 pn n2 इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। मतलब ये उन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन, उन पॉइंट्स का लोकस है जहां से दोनों सर्कल के ऊपर जो आप टेंजेंट बना रहे हो उसकी लेंथ बराबर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, pt1 इक्वल टू pt2 करके लोकस निकालेंगे। तो pt1 इज अंडर रूट s1 अंडर रूट s2, तो यहाँ से क्या आएगा, s1 इज इक्वल टू s2। s1 इज इक्वल टू s2 मतलब सर्कल नहीं है वो, बेसिकली वो उस पॉइंट से h, k से लेंथ ऑफ टेंजेंट से निकला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। s1 minus s2 is equal to 0. So this is the equation of radical axis. So this will give us equation of radical axis. ठीक है, अब वो कैसे आएगी, जो S1 होगा वो क्या होगा आपके पास, मान लो सर्कल 1 है, x के प्लस वाई स्केयर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, h स्केयर प्लस k स्केयर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1, ठीक है, माइनस आ जाएगा h स्केयर प्लस k स्केयर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2h plus 2 times of f1 minus f2k plus c1 minus c2 is equal to 0। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हो। ये मतलब ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो क्लियर है आपको कि सर्कल 1 में से सर्कल 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस में क्या इंपॉर्टेंट है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, तो वो आपको याद रखना है। हाँ, कॉमन मतलब बेसिकली कॉमन कॉर्ड जो है वो उसका सब केस है। अगर आप ध्यान से देखो ना इस डायग्राम में, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कॉमन कॉर्ड जैसा ये है, तो आप देखो ना इन दोनों सर्कल को आप पास लेके आओ, तो जैसे आप इन दोनों सर्कल को पास लेके आते रहोगे, ये क्वेश्चन s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 की बन रही है। अब एक केस ऐसा आ जाएगा जब वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो उसमें भी ये वाली जो लाइन होगी ना, यहाँ से टेंजेंट्स की लेंथ जो होंगी वो बराबर आ रही होंगी, ऐसा होगा वो। बस ये वाला पोर्शन पे टेंजेंट नहीं बनेगा, जो बीच वाला पोर्शन है वो बेसिकली कॉमन कॉर्ड बन जाती है ना, वहां से टेंजेंट नहीं बनेगी, इसीलिए जो इनकी इक्वेशंस है वो मैच कर जाती हैं। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि रेडिकल एक्सिस की क्या इक्वेशन है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं बताया था अभी यहीं पे। सो नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार ऑल क्लियर कर दो। क्लियर सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस में। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये रेडिकल एक्सिस आया था तो h की यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, 2g1 माइनस g2x, मतलब वो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, f1 माइनस f2y प्लस, ठीक है, तो स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, -2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2 ऑन 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 आएगा ना रेडिकल एक्सिस की स्लोप, नेगेटिव ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट। सो दिस इज -g1 माइनस g2 ऑन f1 माइनस f2।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो जैसे मान लेते हैं ये इनके सेंटर्स हमें पता ही है। इस सर्कल का सेंटर है -G1 -F1, इसका सेंटर है -G2 -F2। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स का स्लोप आप निकालो, तो स्लोप ऑफ C1 C2 तो ये किसके बराबर आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ जाएगा F2 - F1 अपॉन G2 - G1। समझ पा रहे हो कैसे लिखा है ये? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो C1 में से तो y2 - y1 आ जाएगा -F1 + F2 - G1 + G2। ठीक है, तो ये आ गया। अब हुआ क्या, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट में लोगे, इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट में लोगे, जिसका स्क्रीन लैग हो रहा है बेटा थोड़ा सा वेट करो, अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे हो सकता है आपके नेटवर्क में इशू हो ना। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, m ऑफ रेडिकल एक्सिस इंटू m ऑफ C1 C2 वो किसके बराबर आ रहा है? देखो F1 - F2 और G1 - G2 कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और -1 आ जा रहा है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो रेडिकल एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर C1 एंड C2। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस पे मैं पहली प्रॉपर्टी क्या बता रहा था आपको कि फर्स्ट इज रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। सो रेडिकल axis is perpendicular to the line joining the centers। ठीक है, सो रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ये देख लिया आप लोगों ने कि कैसे हमने रेडिकल एक्सिस की हमें इक्वेशन पता है S1 - S2 = 0। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स की हमें इक्वेशन पता है, उसकी स्लोप पता है, मतलब तो M1 M2 करके देखा वो किसके बराबर आ गया, -1 आ गया। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, रेडिकल एक्सिस bisects the common tangent of two circles। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर सकते हो हाउ रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स? ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? सर जो काफी कॉमन कॉमन। टेंजेंट होगी उस जो कॉमन टेंजेंट होगी उसकी मिड पॉइंट से पास करेगा रेडिकल एक्सिस, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम हो होता है। जाएगा तो बीच में आएगी जो कॉमन टेंजेंट वो भी हाफ इक्वल होगी। देखो सिंपल सी बात है ये तो, मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो दो सर्कल हैं आपके, ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये कॉमन टेंजेंट है हमारी, से C1 C2, T1 T2 बोल देते हैं, ये T1 T2 हमारी कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, नाउ रेडिकल एक्सिस की क्या डेफिनेशन है कि फ्रॉम रेडिकल एक्सिस if two tangents are drawn to two given circle their length are equal। तो मान लो ये इसका रेडिकल एक्सिस है, तो ये पॉइंट P है, तो ऑब्वियस सी बात है PT1 और PT2 तो बराबर ही होंगे, क्योंकि वो तो डेफिनेशन है ना रेडिकल एक्सिस की कि वहां से जो भी टेंजेंट बनाओगे वो क्या होगी, उसकी लेंथ इक्वल होगी। तो अगर T1 T2 साइमल्टेनियसली टेंजेंट हो रही है तो PT1 PT2 बराबर होंगे। ऐसे मान लो एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं P2 बोल देता हूँ इसको, P2 से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर ही तो आएगी। So obviously radical axis will bisect the common tangent to two given circles। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो रेडिकल एक्सिस need not to pass through
the midpoint of the line joining the center of two circles. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बेटा सेकंड पॉइंट में ये बताया जो रेडिकल एक्सिस है वो टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है ना, T1 T2 वाली मतलब रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है कि उसके ऊपर कोई पॉइंट लेके अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे दो सर्कल के ऊपर तो उसकी लेंथ बराबर होगी। ठीक है, तो PT1 और PT2 हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मान लो T1 T2 आपकी कॉमन टेंजेंट है तो P पॉइंट विल बी ऑन द रेडिकल एक्सिस, तो PT1 PT2 बराबर होंगे ना, तभी तो P पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे आ रहा है। सो P मतलब वो जो रेडिकल एक्सिस है दैट इज बाइसेक्टिंग T1 T2। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर भी है एक्चुअली में इसके हाँ T1 T2 के परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी, ये जो रेडिकल एक्सिस है वो C1 C2 के परपेंडिकुलर होता है, T1 T2 को बाइसेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट में ये बता रहा है कि C1 C2 को बाइसेक्ट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है C1 C2 को बाइसेक्ट करे, उसके परपेंडिकुलर तो है। C1 C2 को क्यों बाइसेक्ट नहीं करेगा? देखो यहाँ पे देखो आप, तो ये जो डायग्राम हमने बना दिया, यहाँ बनाता हूँ एक और डायग्राम। मान लो ये हमारे दो सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारी लाइन जॉइनिंग दी सेंटर हो गई C1 C2। ठीक है, अब जो रेडिकल एक्सिस आया वो इसके परपेंडिकुलर तो आ गया क्योंकि हमने ये तो चेक कर लिया था, RA12 बोल देते हैं इसको, रेडिकल एक्सिस 12 कहने का मतलब है इसके। ठीक है, सो रेडिकल एक्सिस 12 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर बट नीड नॉट बाइसेक्ट इट। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। क्यों बाइसेक्ट नहीं करेगा? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास RA12 की इक्वेशन है S1 - S2 = 0, ये इसकी इक्वेशन है जो आपने लिखी हुई है। इसमें ना वो C1 C2 का मिड पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें। C1 C2 का मिड पॉइंट क्या आएगा? -G1 -G2/2 -F1 -F2/2। इसको इसमें सेटिस्फाई कराओगे, जीरो हो ही नहीं रहा, देखने में पता चल रहा है। तो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रेडिकल एक्सिस विल पास थ्रू द सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। बट हाँ, अगर इन दोनों के रेडियस बराबर हो जाएंगे ना तो उसको बाइसेक्ट कर देगा। अब इन दोनों के रेडियस अगर अलग अलग हैं तो उसके सेंटर से पास नहीं करेगा, C1 C2 के मिड पॉइंट से पास नहीं करेगा। बट जब इन दोनों के रेडियस बराबर हो जाएंगे तब तो सिमेट्री ऐसे अगर C1 C2 अगर आ रहा है तो मतलब मिड पॉइंट से पास करेगा। एक मिनट, ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस नीड नॉट टू पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल। समझ गए? मतलब वो जरूरी नहीं है C1 C2 के मिड पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो अगर रेडियस सेम हो जाएंगे तो फिर पास करेगा। क्लियर होगी ये वाली बात सबको? यस, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू C1 C2। ये तो हमने सबसे पहले यही तो चीज चेक करवाई थी आपको बेटा। रेडिकल एक्सिस की स्लोप निकाली थी मैंने, C1 C2 की स्लोप निकाली थी, इन दोनों को जो प्रोडक्ट आया था वो -1 आया था। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब थोड़े से मुश्किल पॉइंट है, थोड़ा समझना, ठीक है, ध्यान से। अभी तक तो बड़े सिंपल से पॉइंट थे, मतलब देखने पे मतलब कैलकुलेशंस भी आसान थी, अब थोड़े से ज्योमेट्रिकल वाले पॉइंट्स हैं तो समझना आप क्या कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स। Locus of center of circles cutting two given circles स्क्रीन हैंग कर रही है? ओके, वेट। भी आ जाएगी, ये देखो
आ रही है स्क्रीन आ रही है, थोड़े से नेटवर्क इशू चल रहे हैं, पता नहीं मतलब आपकी क्लास में आता है इशू, बाकी क्लासेस में नहीं आता है, हो सकता है वो स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हो जाता हो कभी कभी। अब स्क्रीन आ रही होगी ना, फोर्थ पॉइंट आ रहा होगा, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स कटिंग टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली is the radical axis of two given circles. इसका एक काम करो सब लोग ना, दो सर्कल बनाओ फिर, ठीक है, उसके एक सर्कल बनाओ जो उसके ऑर्थोगोनल है, फिर इस पॉइंट को चेक करने की कोशिश करो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं बताता हूँ। एक बार डायग्राम बनाओ खुद से, एक बार देखो किसी का आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, तो मान लो दो सर्कल है, इधर नीचे बना रहा हूँ डायग्राम, दो सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए जो कि उसने क्या बोला, एक सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। So there is a circle which is cutting these two circles orthogonally. So there can be many circles simultaneously जो इनको orthogonally कट कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो मैं दो सर्कल बना रहा हूँ, एक सर्कल मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, ऐसे एक सर्कल मैं इधर बना देता हूँ। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या हुआ, अब ये सर्कल S1 है, ये S2 है, सो दिस सर्कल इज से मान लो S3 इक्वल टू 0 एंड दिस सर्कल इज S4 इक्वल टू 0। सो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ये पॉइंट P1 मान लेते हैं, इसका सेंटर P2 मान लेते हैं। तो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब हो गया कि भाई ये तूने नॉर्मल ज्वाइन करी, दूसरे कलर से ज्वाइन करता हूँ, तो मान ले तूने ये नॉर्मल ज्वाइन करी इस पॉइंट के साथ, यही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये नॉर्मल ज्वाइन करी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे इधर से तूने ये नॉर्मल ज्वाइन करी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको बताइए, ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है। अब होता क्या है, अब ध्यान से देखना है आप सब लोग, तो इसको मान लेते हैं Q1 पॉइंट और इसको मान लेते हैं Q2 पॉइंट। नाउ C1 Q1 इज नॉर्मल टू दी सर्कल S1, ये मतलब इसकी बनाने की हमारे को जरूरत नहीं है, इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण थोड़ा सा ना मतलब डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, इसलिए हटा देते हैं इसको, तो बस यही बनाते हैं। तो ये मान लो ये हमारा सर्कल हो गया S1 0, ये हमारा सर्कल हो गया S2 0, एक से ही समझ आ जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये डायग्राम ऐसा हुआ कि देयर इज अ सर्कल S3 जिसके सेंटर का मेरे को लोकस निकालना है, ठीक है। तो S3 के सेंटर का मेरे को लोकस निकालना है, या S मान लेते हैं इसको, ठीक है, S के सेंटर का मेरे को लोकस निकालना है, विच इज इंटरसेक्टिंग दीज टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। अगर ये जो सर्कल है जो ब्लू में बनाया मैंने, ये दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसकी नॉर्मल P1 Q1 और C1 Q1 के बीच का एंगल कितना होगा, 90। P1 Q2 और C2 Q2 के बीच का एंगल कितना होगा, 90। ये तो समझ आ गया। अब अगर जैसे अब ये डायग्राम ना कुछ ऐसा बन रहा होगा, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल किसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, टेंजेंट के साथ। इसका मतलब है जो P1 Q1 है, दिस इज बेसिकली टेंजेंट टू S1, सो P1 Q1 इज
इज टेंजेंट टू S1, ठीक है, S1 इक्वल टू 0। सिमिलरली P1 Q2 इज टेंजेंट टू S2। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि P1 Q1 नॉर्मल वन थी, C1 Q1 नॉर्मल वन थी, C1 Q1, P1 Q1 उस सर्कल की नॉर्मल है, P1 Q2 S की अदर नॉर्मल है, C2 Q2 वो S2 की नॉर्मल है। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होगा। Now P1 Q1 is equal to P2 Q2 because both are radius. Now we know that P1 Q1 is equal to P2 Q2. This implies length of tangent to from point P1. P1 is center of the circle which is orthogonal to two given circle. So इसका मतलब क्या होगा? P1 Q1 is actually equal to P1 Q2. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे ये समझ आ गया कि भाई जो मेरा P1 है, P1 lies on radical axis of C1 C2। तो ये प्रूव हो गया एक तरीके से ना। देखो क्या प्रूव हो गया। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब जो हमने से लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल कटिंग टू गिवन सर्कल ऑर्थोगोनली। सो देयर इज अ सर्कल व्हिच इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल। तो एक सर्कल जो है वो दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा उसका जो लोकस आएगा वो क्या आएगा? रेडिकल एक्सिस आएगा। सो दिस विल लाई ऑन रेडिकल एक्सिस 1 2। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ नहीं समझ आया बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 4, नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज रेडिकल सेंटर। किसी को स्क्रीन हैंग हो रही है क्या? अभी सबको क्लियर है? आ रही है वॉइस स्क्रीन? ठीक है, चलो देखो इधर देखो, अब रेडिकल सेंटर क्या है। ठीक है, चलो अब सुनो, रेडिकल सेंटर भी बड़ी अच्छी चीज है। मान लो अपने पास क्या है, तीन सर्कल हैं जो कि कोलिनियर हैं। जैसे ये एक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया। तीन सर्कल हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि तीन सर्कल मैंने बनाए हैं, ठीक है।
कि इनके रेडिकल कितने रेडिकल एक्सिस बनेंगे अब और कहाँ कहाँ पे बनेंगे? बेटा दो जिसके बनेंगे, लैब एक तो C1 C2 के, 3 बनेंगे C1 C2 के बीच में, C2 C3 के बीच में, और एक C1 C3 के बीच में। जिसकी बेटा स्क्रीन लैग हो रही है ना, वो कुछ अपनी खुद भी लोकेशन चेंज करके देखो, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है 2 जगह चल रहा है और दोनों में सही आ रहा है। थोड़ा सा लैग है बट बहुत ज्यादा नहीं है। 3 रेडिकल एक्सिस बनेंगे। हाँ ऑब्वियसली कुछ कुछ आगे ने सही बताया एकदम। जैसे C1 C2 का इन दोनों के बीच में बनेगा RA12। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम यही सीखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ रेडिकल एक्सिस बन सकते हैं। बट दो सर्कल अगर दे आर सेपरेटेड मीन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, मतलब ऐसे गैप है तो रेडिकल एक्सिस उन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब ये RA23 हो गया। ठीक है, अब 1 और 3 का जो रेडिकल एक्सिस है कहीं पे भी आ सकता है, वो C2 को कट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, हमें नहीं पता, हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस आएंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है ये सबको? बिकॉज C1 C2 C3 इज कोलिनियर, C1 C2 C3 is collinear, hence RA12 RA13 and RA23 are parallel, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास तीन सर्कल्स हैं हमारे पास जो कि जिनके सेंटर्स कोलिनियर नहीं है। अब ऐसा हो गया C1 C2 C3। ठीक है, अब हमारे पास तीन सेंटर्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। अब इनके रेडिकल एक्सिस बनाते हैं। अब ये एक रेडिकल एक्सिस आया विच इज परपेंडिकुलर RA12। ठीक है, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, इसको बोल देते हैं RA23। ठीक है, एक और आ जाएगा, जाएगा RA13। तो RA12 आ गया, RA23 आ गया, RA13 आ गया। ये तीनों लकीली क्या आएंगे? कॉन्करेंट आ जाएंगे। वो अब सिमेट्री ऐसी है, वो एक और भी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्लियर होगा कि ये तीनों कॉन्करेंट आते हैं। तो ये तीनों कॉन्करेंट आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर RC। ठीक है, सो इफ सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स आर नॉन कोलिनियर, then their radical axis intersects at a point called radical center। और सेंटर भी तो बन जाएगा क्योंकि सब एल्टीट्यूड्स बनेंगी। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है जो RA12 और C3 से पास करे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट RA12 शुड पास थ्रू C3। अगर RA12 C3 से पास करता तब वो बन जाता ना, तब वो ऑल्टीट्यूड बनता। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि RA12 C3 से पास करेगा। समझ गए? सो यहाँ लिख सकते हो आप, मतलब RA12 नीड नॉट पास थ्रू C3। ठीक है, सो दिस implies we can say that RA12 is may or may not be also center। need not लिख देते हैं, need not be altitude of triangle C1 C2 C3। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो कल आप मुझे बस अब आपको ये याद दिलाना है कि सर रेडिकल सेंटर पे आपने छोड़ा था। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो कल के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करेंगे और फिर क्वेश्चंस हमारे बचे रह जाएंगे। मेरे को लग रहा है कि आप लोग पैकेज कर रहे हैं, तो प्लीज पैकेज करते रहें। उसके डाउट्स वगैरह मुझे भेजना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस सैटरडे को आपको सर्कल का टेस्ट भी देना है। ठीक है, तो सर्कल का टेस्ट इस बार थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि पिछले टेस्ट में बहुत बच्चों के मार्क्स आ गए।
जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी उनके भी आ गए, हो सकता है कैसे करके भी ले आए वो, तो इस बार नहीं आ पाएंगे, तो इस बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड नाइट बच्चों, ठीक है, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।